देखो हमारे पास नाउ पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर देखा कि भाई हमारा जो कन्वोल्यूशन है वो कैसे काम करता है, और अगर आप लोगों को याद है या नहीं याद है तो फिर हम जो है वो करते हैं। देखो हमने क्या कहा था कि हमारे पास इमेज होती है, ठीक है। इमेज साइज क्या है हमारे केस में, 28 बाय 28, राइट। और इस इमेज पर हमने क्या करना होता है, कन्वॉल्व करना होता है, कन्वोल्यूशन चलाना होता है। इसके लिए हम एक फिल्टर या एक कर्नल्स जो है वो चलाते हैं। क्या चलाते हैं, एक फिल्टर या एक कर्नल। अच्छा, अब हमने क्या करना है भाई, यहाँ पर एक फिल्टर या कर्नल साइज सिलेक्ट करना होता है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे पता है भूल जाते हैं। कर्नल या इसको क्या कहते हैं, फिल्टर। इसका साइज अगर 3 होगा तो इसका मतलब ये 3x3 का है। इसका साइज अगर 4 होगा तो ये 4x4 का है। लेकिन हम हमेशा कर्नल साइज जो है वो ऑड नंबर में लेते हैं, ठीक है। किसमें लेते हैं। अब होता ये है कि भाई जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इमेज ही ले लूं, ये मेरे पास समझ लो कि इमेज है, ठीक है। हमारा हमारा ये जो कर्नल है इसके अंदर क्या होती है भाई, क्या होंगी इसके अंदर, इसके अंदर इसके वेट्स की वैल्यूज होंगी। क्या होंगी, कितनी वैल्यूज होंगी, क्योंकि 3x3 है तो कितनी वैल्यू होंगी, 9 वैल्यू होंगी। हमने ये सीखा था कि भाई ये कर्नल जो है ये क्या करेगा, पहले इस तरह 3x3 के इमेज साइज के ऊपर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और कर्नल के जो वेट्स होंगे और इमेज का जो पिक्सल होगा वो आपस में क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए, मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए, मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और आपस में ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और एक वैल्यू बन जाएगी, और एक वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, जैसे ये काम हो जाएगा ये कर्नल एक स्ट्राइड जो है वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब इसी तरह दोबारा ये कैलकुलेशन होगी, ठीक है। हाँ, फिल्टर कर्नल की वैल्यू रहेगी, पिक्सल क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। फिर ये आगे चलेगा, फिर ये आगे चलेगा, फिर इस तरह चलता जाएगा, चलता जाएगा, और यहां पर आकर एंड हो जाएगा। नहीं, नेबर्स वो दूसरा है, अभी बताता हूँ।
अब ये जब एक रॉ मुकम्मल हो जाएगी तो अब कर्नल जो है वो ऊपर वाली एक रॉ से उतर के कहाँ आ जाएगा, नीचे, और दोबारा से ये मामला पूरा क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फिर एक रॉ नीचे उतर के आ जाएगा तो मामला शुरू हो जाएगा, फिर एक रॉ आ जाएगा, एंड सो ऑन, चलते 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 ये आखिरी रॉ यहाँ तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब सीन ये है कि भाई ये कंप्लीट तो हो गई। अगर अगर ये 28/28 है, अगर ये 28/28 है तो इसने एक नई इमेज जनरेट की। किसने? एक नई इमेज जनरेट की, इस फिल्टर ने एक नई इमेज जनरेट की, और हमारे केस में जो नई इमेज होगी वो इमेज होगी कितनी, 26/26। ठीक है, अब सवाल ये क्यों वही 26/6 क्यों होगी? क्योंकि क्योंकि जब हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारा फिल्टर जो है वो चल रहा है, तो यू सी कि ये आखिर में ये 3 है ना, ये आखिर तक पहुंचा तो आखिर के 3 कवर हो गए, लेकिन जब आखिर और आगे बढ़ा तो बाहर निकल गया। जब बाहर निकलने लगा तो इसका मतलब वो जो 2 आखिर वाले हैं वो कैलकुलेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्टिकली भी 2 सेल्स यहां से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और इसी तरह यही काम कहाँ होगा, नीचे बॉटम में होगा, कि बॉटम में भी आके ये यूं मैप कर जाएंगे, तो अब ये नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए ये वाले 2 सेल भी बॉटम से क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। किसको फोल्ड करके? नहीं, क्या माइनस करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये 28 है ना, 28 है, ये कितनी मूवमेंट कर सकेगा? 9 नहीं, कितनी दफा मूव करेगा, एक रॉ में कितनी बार मूव करेगा, ये सोचे। ये 26 टाइम मूव करेगा। भाई देखो, यहां से खड़ा हुआ ना, इधर समझो जरा, यहां से लेकर यहां तक जो है उसने क्या किया जी, यहां से यहां तक, अब एक एक करके मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो सारे सेल कवर हो रहे हैं। अब जब आखिर में यहां पर पहुंच गया और ये 3 कवर हो गए, तो अभी ये कौन सा मूव होगा इसका, ये 26 मूव होगा। अब जब ये 27 मूव पे यहां आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये कैलकुलेट ही नहीं करेगा ना, 28th मूव जो है वो कैलकुलेट होगा। सही है, अभी बात समझ में आई है? तो ये 2 मूव नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब उन 2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। तो इस तरह हमारे पास इस रॉ में कितनी वैल्यू कैलकुलेट होगी, 26। ठीक है, और इसी तरह ये नीचे जब मूव कर रहा होगा, हाँ, जब ये नीचे मूव कर रहा होगा तो यहां पर भी यही मसला आएगा, यहां तक तो बात चलेगी, लेकिन ये वाला जैसे ही करने लगेगा ये बाहर निकलने लगेगा। तो वर्टिकली भी कितने मूव कर लेगा भाई, 26। तो 2 सेल कॉर्नर से और 2 सेल बॉटम से क्या हो जाएंगे, काउंट में नहीं आएंगे, और इमेज साइज जो है वो कितना हो जाएगा, 26/26। अच्छा, हम नहीं चाह रहे, अगर नहीं चाह रहे कि ये 26/20, हम चाह रहे नहीं पूरा ही इमेज साइज रहे, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, वी विल डू समथिंग कॉल्ड पैडिंग। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक 0 की पैडिंग लगा देंगे। ठीक है, जब 0 की पैडिंग लगाएंगे तो कार्रवाई शुरू यहां से होगी, एक सेल यहां से इंक्लूड हो गया और एक सेल यहां से हो गया, कितने मूव हो गए, 28 मूव हो गए। सही है, कितने मूव हो गए, 28 मूव हो गए। सिमिलरली ऊपर से मूव हो रहा है तो एक सेल ऊपर से आ गया और एक सेल कहां से आ गया, नीचे से आ गया, तो नीचे वाले भी कितने मूव हो गए, 28 मूव हो गए। कोई नहीं होगा, सिर्फ 0 की पैडिंग होगी, बस सिर्फ सेल को चलाने के लिए, ताकि ये वाले पिक्सल्स क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा, तो हम देखेंगे पैडिंग वाले केस में कि भाई ये क्या है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना होता है, हम जब मॉडल लिख रहे होते हैं, तवज्जो दो भाई, हम जब मॉडल लिख रहे होते हैं तो हमारे पास इनपुट इमेज होती है, और इस इनपुट इमेज से
वी डिसाइड के ये जो नई इमेज बनेगी, इस नई इमेज को हम कहते हैं फीचर मैप। क्या कहते हैं? फीचर मैप या लर्न्ड फीचर्स, फीचर मैप। अब हम मॉडल में ये डिसाइड करते हैं कि जो एक इमेज है इससे मुझे कितने फीचर मैप निकालने, क्या करने, क्योंकि जब कर्नल एक बार इस इमेज पे रन हो रहा है तो एक फीचर मैप जनरेट हो रहा है। पूरा कर्नल जब यूं ट्रेवल करके नीचे तक चला गया तो कितने फीचर मैप जनरेट हुए? 1 फीचर मैप। अब मैं चाह रहा हूं कि नहीं, कितने जनरेट होने चाहिए? 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 100 होने चाहिए। तो हम मॉडल में देख रहे हैं कि वहां लिखा हुआ है 32 फीचर मैप्स। कितने? 32 फीचर मैप्स जनरेट होने चाहिए। इसका मतलब ये जो कन्वोल्यूशन का प्रोसेस है, यूं करके एक बार और फिर दोबारा यूं करके दूसरी बार और फिर तीसरी बार और फिर 32nd टाइम जो है ये हो जाएगा। एक सवाल है, सेम नंबर ही तो आएगा, तो फायदा क्या हुआ? तो हर दफा जब कर्नल नया फीचर मैप जनरेट कर रहा होगा तो अपने वेट को क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा, एडजस्ट कर रहा होगा। अगर वेट को चेंज नहीं करेगा तो वेट भी सेम है, इमेज भी सेम है, जितनी बार घुमाओ एक ही जवाब आएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 ही आएगा, दोबारा 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 ही आएगा, क्या फायदा? तो वेट क्या होंगे यहाँ पर कर्नल के? हर फीचर मैप के ऊपर क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे। लिहाजा यहाँ पर 32 डिफरेंट इमेजेस जो है वो क्या हो रही होंगी। और इन इमेजेस में क्या हो रहा होगा? इन इमेजेस में हमारी इमेज का पोस्टमार्टम हो रहा होगा। पहले तो इमेज 2 लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब वहां पर क्या निकल रही है? एजेस निकल रही है, सिर्फ निशाने, लकीरें पड़ रही होंगी, लकीरें पड़ रही होंगी। ठीक है, तो यू सी, अब यहां पर जरा देखो कि इनपुट हमारा क्या है? 28x28 की 1 इमेज आ रही है। क्या बोला अभी हमने? कन्वोल्यूशनल 2D एक्टिवेशन रेलू, कर्नल साइज कितना है और फिल्टर कितने लगाने? 64 फिल्टर लगाने। कितने लगाने भाई? 64 फिल्टर लगाने, यानी 64 फीचर मैप्स बनेंगे। और कर्नल साइज कितना है? 3x3 एक्टिवेशन रेलू है। अच्छा, ये जो मॉडल यहाँ पर लिखा हुआ ये आपने पहले नहीं देखा है। हमने तो सीक्वेंशियल मॉडल किया था, लेयर डॉट सीक्वेंशियल मॉडल किया। ये वाला जो मॉडल कहलाता है ये फंक्शनल एपीआई कहलाता है। क्या कहलाता है? फंक्शनल एपीआई मॉडल कहलाता है। ठीक है, और हम जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 तरह के मॉडल बनते हैं। एक सीक्वेंशियल मॉडल, एक ये फंक्शनल एपीआई और एक क्लास बेस्ड मॉडल। ठीक है, लेयर्स की क्लास बनाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? अच्छा जो है ना वो किसी को नहीं कह सकते, सारे ही अच्छे होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं फंक्शनल एपीआई लगाऊंगा तो एक्यूरेसी अच्छी आएगी, क्लास लगाऊंगा तो एपीआई एक्यूरेसी उससे ज्यादा अच्छी आएगी, सीक्वेंशियल लगाऊंगा तो अच्छी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई सा भी लगा सकते हैं। बट यहां पर बात आती है कंट्रोल की। किसकी? आपने अभी तक जितने भी मॉडल्स देखे, हमने उसके अंदर एक इनपुट रिकॉर्ड दिया और फिर हमारा कंट्रोल कहां पर मिला हमें? आउटपुट में जाके। बीच में हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसे ही था। लेकिन यहां पर देखो, हमने एक इनपुट बनाया और इनपुट हम खुद डाल रहे हैं किसके अंदर? इस लेयर के अंदर। समझ रहे हो? और इस लेयर से जो आउटपुट निकल रहा है वो किस में सेव हो रहा है? एक्स में। और दोबारा एक्स उठाकर हम किस में डाल रहे हैं? फिर अगली लेयर में डाल रहे हैं। और अगली लेयर से जो आउटपुट निकल रहा है उसे दोबारा अगली लेयर का इनपुट बना रहे हैं। जब सीक्वेंशियल मॉडल होता है तो जो एक लेयर का इनपुट होता है, आउटपुट निकलता है, वो अगली लेयर के लिए खुद ही क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है। यहां हम इनपुट खुद बना रहे हैं। फायदा यह है कि अगर मैंने इनपुट के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है तो आई कैन डू हियर। जो एक्स में वैल्यू आई है मैं उसको नॉर्मलाइज कर सकता हूं, है ना? वहां पर नहीं कर पा रहे थे, वहां पे हमें अलग से क्या करनी पड़ेगी? नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगानी पड़ेगी। यहां हमें जरूरत नहीं। तो हम दोनों बना लेंगे। अभी फंक्शनल बना लेते हैं, बाद में हम दूसरा वाला भी क्रिएट कर लेंगे। तो यू सी क्या हो रहा है भाई?
ये हो रहा है कि हमने 28x28 की एक इमेज दी, इनपुट में आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है जी, फिल्टर 64 कर्नल साइज 3 एक्टिवेशन दे लू, इनपुट गया और आउटपुट यहां पर आ गया x। इस आउटपुट को हमने किसको दे दिया भाई, मैक्स पूलिंग लेयर को दे दिया है। व्हाट इज मैक्स पूलिंग लेयर? आप पर डिपेंड करता है जिसमें यूज कर लो, ठीक है। ज्यादातर वैसे फंक्शनल एपीआई यूज करते हैं। क्या कह रहा था मैं, मैक्स पूल, हाँ। अब जो ये 32 फीचर मैप्स आ जाएंगे, सुनो भाई, 32 फीचर मैप्स आ जाएंगे। इन फीचर में से हमने यहां पर मैक्स पूल का साइज बताया कितना है, 2, यानी 2x2। तो इन फीचर मैप्स में से हर 2x2 में से कौन सा पिक्सल उठाया जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। मैक्स पूलिंग इसी को कहते हैं। और मैक्स पूल के अलावा यहां पर होता है ग्लोबल एवरेज पूलिंग। एवरेज पूल भी किया जाता है कि भाई इन सब का एवरेज निकाल दो, चारों वैल्यूज का, और जो जो भी वैल्यू बन रही है वो एड ऑन कर ली जाए। तो बहुत सारे जो मार्केट में आर्किटेक्चर मौजूद हैं, रेस्टनेस्ट का, डी नेट का और दूसरे, उन्होंने जो है वो ऐसा भी किया हुआ है। हर एक की अपनी अपनी टेक्निक है, अपनी अपनी जुगाड़ है, उन्होंने कहा जिससे रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं वो काम कर दो। मिनिमम नहीं लेंगे, मिनिमम लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इमेज ब्लैक हो जाएगी। सोचो, समझ रहे हो बात? हमें क्या लेना है, हमें एजेस निकालना है ना। तो अगर मैं मिनिमम लूंगा तो इसका मतलब मैं एजेस नहीं निकालना, मैं डार्क उसमें जा रहा हूँ, तो वो सारी इमेज ब्लैक हो जाएगी। वैसे होता नहीं है मिन पूल, यहाँ पर मैक्स पूल होता है और एवरेज होता है। फिर हमने दोबारा भेजा इसको 128 फिल्टर कर्नल साइज रीएक्टिवेशन रेलू, देन तीसरी बार मैक्स पूलिंग, देन कन्वोल्यूशन 2D 256 कर्नल साइज दिस एंड देन आखिर में क्या लगा दिया, ग्लोबल एवरेज पूलिंग 2D, और ये हमारा x पे चला गया। ये हमारी लेयर्स हो गई। आउटपुट क्या से शुरू होगा, लेयर डॉट डेंस 10 एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स x। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो दो पार्ट पे CNN बैठा होता है। CNN के थ्रू दो पार्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक पार्ट होता है कौन सा वाला, C बेस यानी कन्वोल्यूशनल बेस, और इसके ऊपर एक चीज होता है हमारे पास, क्या भाई, क्लासिफायर बेस। कन्वोल्यूशनल बेस और क्लासिफायर बेस। कन्वोल्यूशन क्या निकाल के देता है, एजेस, और एजेस देन जाती हैं डेंस लेयर के पास, और वहां पर क्या हो जाती है, क्लासिफिकेशन कि ये एजेस कितनी की हैं, कैट की हैं, डॉग की हैं, ह्यूमन की हैं, किसकी हैं। समझ रहे बात? अब यहां पर क्या लगा दी हमने, आउटपुट के लिए डेंस लेयर लगा दी, वही इनपुट आया, सॉफ्टमैक्स लगा हुआ है, और यहाँ मॉडल जो है वो उसको क्या प्रोवाइड कर दिया हमने, इनपुट और आउटपुट दोनों, ये मॉडल हमारा रेडी हो गया। अच्छा, इसको रन करते हैं। यहां पर मॉडल की समरी, इसीलिए आखिर में जो है ना ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगा है। क्या चीज, मॉडल को कहां बार बार किया है, एक मिनट बात सुनने दो भाई इसकी। बार बार लेयर्स क्यों बनाई हमने, जो पहले मॉडल बनाए थे उनमें भी तो हमने सीक्वेंशियल लेयर्स लगाई थी, लेयर्स एक के बाद एक लेयर लगाई थी। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लेयर जो है वो एक सीज का काम करती है, कि डाटा फिल्टर होता है, फिर अगली लेयर में जाता है, मजीद फिल्टर होता है, फिर अगली लेयर में जाता है, मजीद फिल्टर होता है। ऐसे ही था ना? नहीं, अब हमारे पास मॉडल की समरी देखते हैं। तो हम क्या समरी मॉडल की निकल आई, मॉडल का नाम क्या है अभी, फंक्शनल मॉडल है। पहली लेयर का जो इनपुट आया
ठीक है, वो कितना है भाई 28/28। ये एक इमेज बेसिकली ये एक चैनल इमेज है, क्या है, यानी ग्रे स्केल इमेज है। वो हम पहले पिछली दफा डिस्कस कर चुके हैं। कैसी इमेज है, ग्रे स्केल इमेज है, और इनपुट में कोई पैरामीटर ट्रेन नहीं हो रहा। अगली बार जब कन्वोल्यूशन लेयर से गुजरा वो इनपुट, कहां से गुजरा, तो साइज कितना हो गया 26/26, और आउटपुट कितने निकल आए उसमें से 26 फीचर मैप्स, 64 फीचर मैप्स निकल आए। ये कहता है 640 पैरामीटर्स यहां पे जनरेट हुए, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। मैक्स पूल से गुजरा और साइज क्या हो गया भाई 13 हो गया, यानी 26 से क्या हो गया भाई आधा हो गया। सबको ही पता है आधा क्यों हो रहा है, हर चार में से क्या करते जा रहे हैं हम, दो, यानी उसका मैक्स वैल्यू लेते जा रहे हैं। तो अब आप अंदाजा कर लें कि स्क्वायर डायमेंशनल हो, स्क्वायर्ड एरिया हो, तो कितना बचेगा। हर 26 में से अगर चार में से एक वैल्यू लेते जाएंगे तो आपका जो साइज है वो हाफ रिड्यूस हो जाएगा। ये बात क्लियर है, हाँ। तो यहां पर कोई पैरामीटर ट्रेन नहीं हो रहा। देन कन्वोल्यूशनल 2D की एक और लेयर लगाई, और अब साइज एक बार फिर दो रिड्यूस हो गए और 128 जनरेट हुए। देन मैक्स पूल लगाया तो साइज कितना हो गया 5 हो गया। ये 5.5 होना चाहिए था, लेकिन फ्लोर लेते हैं, ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। देन दोबारा कन्वोल्यूशनल 2D लगाया तो साइज 3/3 हो गया। एंड देन आखिर में ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगाया और डेंस लेयर को दे दिया। डेंस लेयर में इनपुट गया और 10 आउटपुट जनरेट हुए, और इतने पैरामीटर जो है वो जनरेट हुए। अब यहां पर मैं एक काम करने लगा हूं, क्योंकि ये मॉडल आपके लिए थोड़ा सा, ये शक्ल जो है इसकी जरा नई है, तो शायद मुझे कुछ आप लोगों की जो शक्लें हैं थोड़ी कंफ्यूजन लग रही हैं। अगर मैं इसको पुराने वाले मॉडल की बेस पे बना दूं, हाँ कर सकते हैं ना, या सही है जाने दूं, चलो ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आ गई ना यहाँ पर। क्या बेटा, जो डाटा सेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैंड रिटन डिजिट का, उसमें कितनी क्लासेस हैं 10 क्लासेस हैं बस, तो 10 आउटपुट आएंगे। अच्छा, यहां पर अक्सर और बेशतर जो है वो ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ये पैरामीटर 640 कैसे जनरेट हुए। कितने पैरामीटर 640 पैरामीटर कैसे जनरेट हुए, कोई बता सकता है, हाँ बताओ। 26/26 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 64 और 9 प्लस 9। भाई क्या कह रहा है भाई, हाँ 26/26 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 64 प्लस 9, और कुछ तो नहीं रह गया। नहीं, वो सोच सही रहा, उसके दिमाग में तो था, तुम लोग तो वो भी नहीं बोले। देखो होता ये है होता ये है होता ये है कि हमारे पास जो कर्नल साइज है वो कितना है 9, ठीक है, कर्नल साइज कितना है 9। अब 9 कर्नल जो है, जब वो इमेज पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है, तो 9 वैल्यू जनरेट करेगा। हाँ भाई, अब ये कितनी दफा घूम रहा है भाई इमेज पे, हाँ कितनी है 64 है ना, 64 टाइम्स घूम रहा है, तो 964 मल्टीप्लाई हो गया भाई। एक जो कर्नल है वो कितने का है भाई 9 का है। तो अब ये एक इमेज पे जब ये कर्नल घूम रहा है, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो कितने वेट जनरेट हुए, एक बार जब घूमा है तो 9 ही होंगे ना, जो इसके 9 वेट्स हैं, सही है।
भाई तुम लोग शक्लें ऐसी बना रहे हो अल्लाह की कसम। भाई देखो, इधर हमने क्या बात की है, इधर हमने ये बात की है कि यहां हमारे पास ये कर्नल है ना, ये कर्नल जब इमेज पे ट्रेवल करेगा तो इसके बाद कितनी वैल्यू होगी, 9 वैल्यू होगी। ये 9 वैल्यू इसके वेट्स हैं, इसके वेट्स हैं। अब ये 9 वेट्स लेके पूरी इमेज पे घूम रहा है, तो जब एक बार इमेज पे घूमा तो कितने वेट है, 9 वेट है ना। जब एक बार इमेज पे घूमा तो कितने वेट है, 9 वेट है। हमने कितनी बार घुमाना है, 64 दफा घुमाना है। तो भाई कितने हो गए फिर, हाँ 9 इंटू 64, ठीक है 9 इंटू 64। और हर इमेज जो निकल रही है, हर कैलकुलेशन पे हर इमेज पे क्या ऐड होता है, एक बायस ऐड होता है। तो 64 फीचर मैप्स निकले, हर फीचर मैप के लिए एक बायस निकल रहा है। तो फिर 64 क्या हो गया भाई इसके अंदर ऐड हो गए। अब कितने हो गए भाई टोटल, 640। ये तो हो गया पहले वाला लेयर का जवाब कि हमारे पास जो है वो कितने वेट आ गए, 640। दूसरी बारी क्या हुआ, मैक्स पूलिंग लेयर में कोई लर्निंग नहीं हो रही, कन्वोल्यूशन अगली लेयर में आया, 11 11 128 73,856 पैरामीटर्स जनरेट हुए, यानी वेट्स जनरेट हुए। कितने जनरेट हुए, 73,856। ये कैसे आए, वही मसला है, फिल्टर साइज कितना है 9, कितनों से मल्टीप्लाई होना है, कितनी हमने लेयर लगाई, लेयर लगाई हमने कितनी 128, तो किससे मल्टीप्लाई हो गया 128 और प्लस 100, कितने आ गए टोटल जरा करो, वहां तो कितने आ रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं कितने 73,856। मसला क्या है भाई, मसला ये है कि ये जब हमने क्या किया भाई, एक इमेज से कितने फिल्टर निकाले, फॉर एग्जांपल 3 निकाले, कितने निकाले 3 निकाले, तो कर्नल साइज था 9, 3 फिल्टर निकाले तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ और प्लस 3 हो गया, तो कितने हो गए भाई 30 पैरामीटर जनरेट हो गए। ये बात यहां तक समझ में आती है, अपने ऊपर भी देगा। अब अगली कन्वोल्यूशन लेयर में इनपुट जाना है, कितने इनपुट जाएंगे, 3 इनपुट जाएंगे। तो ये एक इमेज जो है वो कितने फीचर मैप जनरेट करेगी, हमारे पास लिखा हुआ आपने कितने कितने बोले हुए 128, तो इसका मतलब एक इमेज भी 128 जनरेट करेगी और ये वाली इमेज भी 128 जनरेट करेगी, ये वाली इमेज भी 128 जनरेट करेगी। तो हमारे पास कितनी है 64, तो 64 की 64 जो है वो कितने कितने जनरेट करेंगी, यानी हर इमेज से 64 लाइनें, ठीक है। तो अब समझ में आ रही है यहां पर बात कि भाई क्या हो जाएगा 9 इंटू 128, और ये काम कितनी बार होगा 64 बार होगा, और आखिर में 128 बायस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो, सही है, पूरे हो गए 9 इंटू 64 इंटू 128 प्लस 128, सही है। आप और आगे चलें, 256, इसमें कितने आ रहे हैं, 2,95,168 वेट आ रहे हैं, यहां पर भी वही काम हो रहा है। क्या होगा 9 इंटू 256, ठीक है, और कितने आ रहे हैं 128 प्लस 256, करो मल्टीप्लाई भाई, सही आ रहा है
9 into 256 मल्टीप्लाई बाय 128 प्लस, हाँ अच्छा उससे उसी में ऐड हो गया ये तो यार, 9 into 128 मल्टीप्लाई बाय कितना था 256, क्या हो गया इसमें? चल भाई कहाँ है सी का नजर, सी तो दबाया था यार। 9 इंटू क्या था भाई 256 मल्टीप्लाई बाय 128 प्लस 256, 96 ठीक है। फिर आगे भी 73 जनरेट हो रहे हैं, 73 नहीं इसमें ज्यादा है। अब आखिर में जब ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगाई तो डेंस लेयर हमारे पास कितने हो गए भाई, ये 256 और ये फ्लैट हो गए, कितने पैरामीटर बचे 256, और 256 से कितने वेट जनरेट होंगे भाई 225 70 यानी 256 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10। आगे वही पुराना काम हुआ, इमेज को क्या किया हुआ हमने रीशेप किया हुआ है, लोड एमनेस डेटा रीशेप किया, ये पुराना काम है। कंपाइल किया, ऑप्टिमाइजर स्पार्स कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी मैट्रिक्स मॉडल को फिट किया, ट्रेनिंग शुरू हुई, 5 इपॉक्स चलाए हैं। अब यहां कुछ सवाल है, अगर मैं मैक्स पूलिंग नहीं लगाता और इमेज साइज आधा नहीं होता तो इमेजिन कर सकते हो कितने नंबर ऑफ पैरामीटर जनरेट होते। ठीक है, अभी कितने हुए 3,72,000। सारे ऑप्टिमाइजर ग्रेडियंट बेस्ड हैं, हर एक की थोड़ी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो क्या है चेंज है, सब ने लॉस को क्या करना है मिनिमम करना है, हर एक की मैथमेटिक्स क्या है थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन है सारे ग्रेडियंट बेस्ड। कितने वो यहां पर एक पैरामीटर आता है ऑप्टिमाइजर के अंदर, ठीक है, लर्निंग रेट का, आई विल शो यू, अभी ये चल रहा है, चल जाए तो फिर दिखाता हूं। दूसरी बारी में 97 पे पहुंच गया है। अच्छा, एक अच्छी और एक खराब बात है। अच्छी बात यह है कि हम रियल लाइफ में अब अपने लेयर्स के आर्किटेक्चर के मॉडल नहीं बनाते, जैसे अभी हम सेट कर रहे हैं ना कि यार मैक्स पूल लग जाए, लग जाए, वो लग जाए। ये अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारे टेस्टेड और वेरीफाइड आर्किटेक्चर जो है वो क्या होते हैं बने होते, जो कंपनीज ने रिसर्च करके, भाई मॉडल बनाने के लिए क्या करना है, इन्हीं लेयर्स को सिर्फ क्या करना है सेट करना है, सही है। अब किसी ने मैक्स पूल लगाया एक लेयर के बाद, किसी ने मैक्स पूल लगाया 2 दफा कन्वोल्यूशन के बाद, किसी ने ड्रॉप आउट लेयर्स लगाई, किसी ने नॉर्मलाइजेशन लेयर लगा दी। अब होता ये कि जब डाटा सेट दिया जाता है मार्केट के अंदर, जैसे अगर कैगल की बात करूं तो वहां पर हर बंदा उस डाटा सेट पे काम कर रहा होता है और डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या कर रहा होता है ट्राई कर रहा होता है और अपनी फाइंडिंग्स को सबमिट कर रहा होता है। अल्टीमेटली जीतता कौन है कि जिसका रिजल्ट जो है वो सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ आता है, ठीक है। तो वो
वो मॉडल क्योंकि उसने खुद स्क्रैच से डेवलप किया होता है, तो वो उसको अपने नाम पे क्या कर लेता है, मशहूर कर लेता है। ठीक है, इसी तरह कंपनीज भी काम करती है। कंपनीज के पास डेटा आता है, जब जैसे हमारे पास, हम अभी आगे एक दो डेटा सेट पे काम करेंगे, उसमें 14 मिलियन इमेजेस हैं। कितनी? अब वो कंपनी ने इमेजेस उस कंपटीशन में डाला, उन्होंने आर्किटेक्चर बनाए, सबने किया, और बहुत सारे आर्किटेक्चर सामने आए जिसके रिजल्ट्स क्या थे, बड़े ही इम्प्रूव रिजल्ट्स थे। और आखिरकार जो है वो मॉडल जो है वो आर्किटेक्चर मशहूर हो गया कि भाई ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि भाई इमेज के ऊपर ये वाला आर्किटेक्चर जो है इस तरह की इमेजेस के ऊपर बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हमारी कोशिश क्या होती है कि अब हम दोबारा आर्किटेक्चर के चक्कर में ना पड़े, बल्कि मॉडल क्या कर लें, एडॉप्ट कर लें। क्या कर लें? एडॉप्ट कर लें, और अपने डेटा के ऊपर उसकी वर्किंग जो है वो शुरू कर लें। इस चीज को आज के दौर में क्या कहा जाता है? फाइन ट्यूनिंग। क्या कहते हैं? फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, आप आज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें, एलएलएम्स की बात करें, तो हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं? फाइन ट्यून कर रहे होते हैं। ना हमारे पास डाटा होता है, ना हमारे पास रिसोर्स पावर होती है, बल्कि हम मॉडल क्या कर लेते हैं, डाउनलोड करके उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। ठीक है, फाइन ट्यून का मतलब क्या होता है कि वो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, किसी और डेटा पे भी भले ट्रेंड है, हम उसको अपने डेटा पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा, पूरा मॉडल नहीं डिस्टर्ब करते, थोड़ा सा, सिर्फ हल्का सा क्या कर लेते हैं, ट्यून कर लेते हैं। हल्का सा ट्यून कर लेते हैं तो हमारे डेटा सेट पे भी काम करने लग जाता है। तो यही बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ कि फाइन ट्यून के अंदर अगर ये मॉडल पूरा ट्रेन हुआ है, इसकी इतनी सारी लेयर्स हैं, तो अब जब मैंने ये मॉडल ले लिया है, तो अगर मैं इसको बिल्कुल ओपन रखूंगा और अपना डेटा दे दूंगा, तो यहां से वेट डिस्टर्ब होंगे और सारे वेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वो मॉडल तो गया, फिर पता नहीं क्या बन जाएगा उसका। तो क्या किया जाता है, पूरे मॉडल को नहीं छेड़ा जाता, बल्कि सिर्फ कुछ लेयर्स को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ओपन करते हैं फॉर ट्रेनिंग के लिए। अगर 50 लेयर हैं तो 2 लेयर्स को ओपन फॉर ट्रेनिंग कर दिया और उसको डाटा दे दिया। अब वो 2 लेयर्स में ही सिर्फ हमारा डाटा क्या हो रहा है, उसके साथ मिक्स हो रहा है, उस पर ट्रेनिंग कर रहा है। और हमारे पास, हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे पास डाटा है ही कम, 100 इमेजेस है, 200 इमेजेस हैं, तो वो मॉडल जल्दी से उन 200 इमेजेस पे क्या हो जाता है, ट्रेन हो जाता है, और हम उसको इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट लेके आते हैं। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये लिंक है जो किताब हम देख रहे हैं ना, फ्रांकिस शोले की, उसकी गिटहब का ये लिंक है। उसके अंदर इसने किताब के सारे नोट्स और जितना भी कोड लिखा हुआ है, ये हर चैप्टर वाइज यहाँ पढ़ा हुआ है। मैंने भी यही खोल लिया था, इसको डाउनलोड करके मैंने लोकल पे चला दिया। तो थोड़ा टाइम बचाएंगे और जल्दी जल्दी इसको आगे चलेंगे, मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बट अब ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही वेले हो जाओ। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, मुश्किल बात ये है कि हम प्री ट्रेन्ड मॉडल जब इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है फिर हम अपने आर्किटेक्चर नहीं बना रहे होते, तो फिर हम ज़्यादा केयरफुल भी नहीं होते, उससे हमारी लर्निंग थोड़ी क्या हो जाती है, साइड में रह जाती है। हमारी लर्निंग सिर्फ फाइन ट्यून वाली लर्निंग होती है कि यार मैं बड़ा अच्छा फाइन ट्यून कर लेता हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा अच्छा मॉडल बना लेता हूँ, बल्कि मैं बड़ा अच्छा मॉडल फाइन ट्यून कर लेता हूँ। हाँ, जैसे अहमद भाई कहते हैं मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, नहीं, अब अहमद भाई ने गाना नहीं कहते, मैं बहुत अच्छा गाना बजा लेता हूँ। अब ये भी क्या स्किल है यार, बटन दबाना, प्ले करना और ऑफ है, बस क्या करूँ मैं, बहुत अच्छा। तो इतनी स्किल रह जाती है फिर, है ना? हाँ, 99.999999% फाइन ट्यूनिंग भी चल रहा है। नए मॉडल, वो जो जाइंट कंपनी है, इनके पास बजट बहुत है, डाटा बहुत है,
उन्होंने 500-500 रिसर्चर्स की टीम बनाई हुई है, वो बैठ के बना रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, हम खाली एपीआई यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं। खैर, लेकिन जो अगर आप आगे पढ़ें, रिसर्च वगैरह करें, पीएचडी लेवल पे जाएं, एमफिल लेवल पे जाएं, तो फिर वहां पर आप कोई नया आर्किटेक्चर क्या सोचते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, बेस लेवल पे जाते हैं, रूट लेवल पे जाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं, अब मैं इसके अंदर कोई चेंजेस करूं, मैं वही डेटा सेट लूं जो कंपनी ने लिया हुआ था, उस पर उन्होंने क्लेम किया है कि हमारा आर्किटेक्चर इस डेटा सेट के ऊपर जो है वो 95% एक्यूरेसी देता है, मैं उसी आर्किटेक्चर को व्यू करूं और उसके घुमाऊं फिराऊं, उसको मुख्तलिफ चीज़ें लगाऊं, अपनी तरफ से कोई और मैथमेटिक्स लगाऊं और 95 से क्या कर लूं, 96 ले आऊं, हो गया पीएचडी। लेकिन अब वो सोचना है उस मैथमेटिक्स को कि क्या मैथमेटिकल प्रोसेस क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए कि भाई ये जो है ना वो आगे बढ़ जाए। आर्किटेक्चर इस तरह समरी वाइज आता है, आप मॉडल डाउनलोड करेंगे, समरी तो आ जाएगी, लेकिन इस तरह लेयर्स नहीं आएंगी कि भाई उसमें कौन सा एक्टिवेशन लगा हुआ है, क्या लगा, बस ये नजर आ रहा है कन्वोल्यूशन लेयर लगी है, मैक्स पूल लगा है, कन्वोल्यूशन लेयर लगी है, ये लगा है। फाइंड नहीं कर सकते, वो डिस्क्लोज नहीं करते, वरना सभी कॉपी कर लेंगे उनका आर्किटेक्चर, अपना बना लेंगे। ज्यादातर कैलकुलस है, ज्यादातर जो काम होता है वो ऑप्टिमाइजर पे होता है कि कोई नया ऑप्टिमाइजर वजूद में लाया जाए। क्या किया जाए, कोई नया ऑप्टिमाइजर वजूद में लाया जाए या कोई नया लॉस कैलकुलेशन फंक्शन जो है वो बनाया जाए, इसके ऊपर काम होता है। और क्योंकि बाकी जो डीप न्यूरल नेटवर्क की जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो फंक्शंस लिखे हुए हैं, जो अब जैसे मैं ये चला रहा हूँ भाई, हमने यहाँ पर लिया कि भाई कन्वोल्यूशनल लेयर्स और कन्वोल्यूशनल 2D, तो इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन। उस फंक्शन के अंदर उन्होंने पूरा पाइथन कोड लिखा होगा ना, सारी कैलकुलेशन का अलग सारा कन्वोल्यूशन जो हम देख रहे हैं वो सब कैलकुलेट हुआ होगा, लिखा होगा, तो उसके अंदर तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे। हाँ, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ कि मैं कन्वोल्यूशन के अलावा कोई टनवोल्यूशन निकाल लूँ, हाँ, कोई दूसरी ही सिमत में चला जाऊं, फिर वो अब वो अलग ही काम है, एक नई चीज आ जाएगी। तो ये भी तो किसी ने किया होगा ना, जब पहले एन आया होगा तो किसी ने CNN बनाया होगा, तो कितना सोचा होगा, सोचो किस लेवल का सोचा होगा। अच्छा भाई, तो सोचना शुरू कर दो आज से। 99.14 इसकी एक्यूरेसी जो है वो आ गई है। अब आप जरा चेक करके बताएं, जब हमने यही काम डेंस लेयर से किया था तो हमारी एक्यूरेसी कितनी थी, 97 पॉइंट समथिंग थी, मुझे याद है कितनी थी, 97 पॉइंट समथिंग थी। इस वक्त की एक्यूरेसी कितनी आ गई, 99.14 आ गई। तो कितना इजाफा कर लिया इसमें, तो 2% के लिए इतनी मेहनत, क्या ख्याल है, बेकार काम किया? हाँ, क्या कहते हैं, जब डेंस लेयर 97 दे रही है, कन्वोल्यूशन सिर्फ 99 दे रहा है, नहीं फिर भी 2% का इजाफा। हाँ, तो असल में ये जो 2% का इजाफा है, ये बहुत बड़ा इजाफा है, आपको पता है, लेकिन ये हमें 2% लग रहा है, क्यों? देखो, इसको एक मिसाल समझते हैं तो जल्दी बात समझ में आ जाती है कि हाँ यार क्या कहना चाह रहे हैं। चलो, कितने लोगों ने कपड़े धोए, कौन कौन अपने कपड़े धोता है? हाँ, धोते हैं ना आमतौर पे। अच्छा, कभी कभी धो लेते हैं। अच्छा, मैं भी नहीं धोता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब बेड शीटें और बड़ी बड़ी चादरें धुलनी होती हैं, तो फिर खिदमात हासिल की जाती है ना कि यार उसमें वजन बहुत है और उसको निचोड़ना बहुत बड़ा मसला हो, कि वो मशीन में जा नहीं सकता, वो तो इतनी बड़ी जो है ना वो मसला है। तो उससे पहले क्या होता है, जब आपको बुलाया जाता है खिदमत लेने के लिए, तो उससे पहले
अम्मा बहने बेगमात जो है ना वो अपने तौर पे क्या कर चुकी होती है, उसको निचोड़ लेगी होती है। आप जाते हैं वहां अपनी पूरी ताकत से क्या करते हैं और उसको कस देते हैं और थोड़ा बहुत पानी उसमें से और निकल आता है ना। अब ये बताओ, उस पर बहन कहती है भाई क्या कमाल कर ले, इससे ज्यादा तो हमने पानी इसमें निचोड़, तुमने तो इतना सही निकाला है। बात तो सही है यार। हाँ, लेकिन वो निकालना क्या था भाई, वो आसान था, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज बहुत थी उसके अंदर ना यार। लेकिन 99 97 से 99 पे ले जाना ये कमाल था भाई, ये आसान काम नहीं था। समझ रहे हो बात को भाई? जैसे अगर मैं कहूं, दूसरी मिसाल लेते हैं, किसी का बी ग्रेड आ गया, 60% आ गई, और किसी की 95% आ गई। अब्बा ने कहा भाई अब परसेंटेज बढ़ानी है, और जो 95 वाला था वो 96 ले आया, और जो 60 वाला था वो 85 ले आया। अब वो क्या बोलेगा, भाई तुमने एक ही परसेंट बढ़ाई है, मैंने देखो 20% बढ़ा दिए, 25% बढ़ गए मेरे नंबर, तो कौन जीता? क्यों, वो 25 वाला जीतना चाहिए। भाई बात यही है कि भाई उधर गुंजाइश बहुत थी, यहाँ 95 से 97 पे जाना या 96 पे जाना, इट वाज टू मच डिफिकल्ट। मतलब उससे ज्यादा लेवल की मेहनत करनी थी, वहां गुंजाइश ज्यादा थी। तो जो 97 पे एएनएन ने छोड़ा है रिजल्ट, सीएनएन अगर उसको 99 पे लेके जा रहा है तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। समझ रहे बात? तो बाजाहिर देखने में वो 2% लग रहा है, लेकिन ये 2% जो है वो इट्स अ बिग 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 चेंज। सोने दो, कोई बात नहीं, थक जाता है बंदा कभी कभी। हम भी तो देखें कि न्यूरल नेटवर्क में कितना नशा है। तो भाई सोई तो भाई घर में सोता है वैसे सोएगा, और क्या होगा, मुंह खुला है तो क्या हुआ। अच्छा भाई, टेस्टिंग में जो है वो जगाना नहीं, सोने दे। 98.46 जो है उसका टेस्टिंग रिजल्ट है, और अपने पास जरा कोड को रन कर लो एक बार। 99.2 आ रहा है, आप लोग एग्जीक्यूट कर लो। 9 हम अभी ज़ाहिर क्लासिफिकेशन मॉडल पे काम कर रहे हैं, आगे हम इमेज के अंदर डिटेक्शन मॉडल पे भी काम करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स हैं, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन है, इमेज सेगमेंटेशन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। लेकिन वही बात है, अब हम पढ़ तो लेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या इमेज सेगमेंटेशन, लेकिन यूज कौन से हो रहे हैं मार्केट में? नाम सुने होंगे आपने, कौन से हो रहे हैं भाई? ओपन सीवी चलता है, योलो चलता है, फास्ट आरसीएनएन चलता है। अब ये बिल्ट इन मॉडल है, इनकी फंक्शनलिटीज दी ट्रेंड मॉडल है, बस उनकी एपीआई यूज करें और वो आपको फटाफट आपकी इमेजेस के अंदर से बॉन्डिंग बॉक्स यहाँ पर ये चीज है, ये है नहीं है, ये है। ठीक है। हाँ, वो तो आप डिपेंड करता है कि आप इमेज पे कर रहे हैं या वीडियो फ्रेम्स पे कर रहे हैं। वीडियो फ्रेम्स पे किया हुआ है तो फिर वीडियो फ्रेम्स जो है वो क्या करेंगे, लाइव दिखा रहा होगा जैसे चल रहा है बस। और अगर इमेजेस पे किया होता है इमेज भी डिटेक्ट कर लेगा। वैसे वीडियो फ्रेम भी इमेजेस ही होते हैं, बट वो कंटिन्यूस इमेजेस होती हैं। तो ये हुआ बेटा, वहां से कॉपी कर लो ना, मैंने व्हाट्सएप पे दिया तो है। वो डायरेक्ट जो है कोलैब पे चल जाता है, अब डायरेक्ट कोलैब पे चला लो। ये मेरे पास डायरेक्ट यहाँ खुल गया था, मैं इस पे भी रन कर देता तो मुझे चलो ठीक है, लोकल में डाउनलोड कर लिया पहले मैंने यहाँ से, और फिर लोकल में ही रन किया उसको। कोलैब पे भी चला सकते हैं। अच्छा, रन हो जाए ना फिर मुझे बताओ आगे आगे चले।
पहले दे दी तुमने, फिर दोबारा क्यों बोल रहे हो? नहीं भैया, नहीं अभी तो नहीं करेंगे। सही है, ये मैसेज आ रहा है बार बार, करा दी कि फरवा को उल्टियाँ लग गई। हो गया भाई? क्या रिवाइज कराना? क्या सारी चीज़ें हैं, तो टाइम मिल जाएगा, करा दे क्लास में। वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होता है, फॉर लूप चलता है, एक एग्जांपल रिवीजन रिवीजन होता है। रिवीजन क्लास थोड़ी होती है कि अब 12 क्लास है, दोबारा लूंगा 12 क्लास। एक क्लास मतलब 2 क्लास लेंगे ज़्यादा। चलें भाई आगे बढ़ें। और क्या दूसरी बात? इसमें क्या? हाँ, फटाफट निकलो, निकल जाओ। वहाँ से वहाँ आ रहा है। सही है, 1 से 2 हो जाएगा। क्या
डेट कर दो फिर ऊपर जाके ना में जाओ, numpy फिर इंस्टॉल numpy कर लो, देख लो कमांड क्या है अपडेट की। numpy अपग्रेड की कमांड देख लो गूगल पे जाके, चैट जीपीटी से पूछ लो अपग्रेड करना है यार। डन हो गया। अच्छा भाई, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमने देखा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, हम पढ़ चुके हैं। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या है कि फिल्टर चलता रहता है, मूव होता रहता है, वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करता रहता है। तो दिस की कैरेक्टरिस्टिक गिव कन्वर्ट्स इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पैटर्न, दे लर्न ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास इमेज के अंदर अगर कोई चीज एक जगह पाई जाती है और इमेज के अंदर वही चीज किसी दूसरी जगह पाई जाती है तो वो कैप्चर हो जाती है। अच्छा, अब ये बात नहीं समझ में आएगी, बट यू सी के ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट भी होता है। और इस इमेज में देखो यहाँ पर डॉग इस तरफ है और इस इमेज में किस तरफ है, राइट साइड पे। या ये वाली इमेज देखो, ये फेस यहाँ पर है, फिर बीच में आया, फिर कॉर्नर पे गया, फिर वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। मतलब इसका ये होता है, अब समझने की बात जो है वो ये है कि असल में ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट क्यों कह रहे हैं। देखो हमने ये बात सीखी हुई है कि हमारी जो इमेज होती है, ये थोड़ी टेक्निकल बात है, इसको जहन में रखना। हमारी जो इमेज होती है, फॉर एग्जांपल इमेज में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। हमें पता है जब हमारा मॉडल इसको प्रोसेस करता है तो ये इमेज क्या बन चुकी होती है, एक वेक्टर बन चुकी होती है। अब वेक्टर में पिक्सल की वैल्यूज आ रही हैं। अब वो पिक्सल की यहाँ पर जो पिक्सल की वैल्यूज हैं, ठीक है, वो पिक्सल की वैल्यूज सीधी हो चुकी हैं। ज़ाहिर है वो जो कलर वैल्यूज थी यहाँ पर तो हम इसको देख रहे थे कि यार ये कलर जो है वो 3 बना रहा है, या वेक्टर की सूरत में क्या बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा। बट 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 जितने भी 3 होते होंगे, तवज्जो सुनो ये बात, जितने भी 3 होते होंगे उनकी शेप तकरीबन ऐसी ही होती होगी। और जब अगर मैं कहता हूं अपने मॉडल को सुपरवाइज लर्निंग में कि ये जो इमेज तुम देख रहे हो ये किसकी है भाई, ये 3 की इमेज है, और इमेज साइज कितना है 28 बाई 28 यानी 784 वेक्टर है। तो 784 में एक खास एरिया होता होगा, समझो जरा, एक खास एरिया होता होगा जहां पर वो पिक्सल क्या कर रहे होंगे, कैप्चर हो रहे होंगे, या उनकी वैल्यूज जो है वो हो रही होगी। तो एक जरूरी नहीं कि 2D में ही पिक्सल का एक पैटर्न हो कि भाई रॉ नंबर दिस, मतलब अगर मैं यहाँ आ जाऊँ फॉर एग्जाम्पल कहूँ कि ये रॉ नंबर 5 है और कॉलम नंबर दिस है और यहाँ पिक्सल की ये वैल्यू, ये रॉ नंबर 5 है, कॉलम नंबर दिस है और यहाँ पिक्सल की वैल्यू ये। अगर ये सीधी हो जाए तो तब भी वो पैटर्न तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो पैटर्न वो 2D बनने से अब क्या पैटर्न बन रहा होगा, 1D वेक्टर में वो वैल्यू आ रही होंगी, एक सर्टेन के बाद वही वैल्यू रिपीट हो रही होंगी। अब आइंदा अगर 3 जो है वो कोई यूं करके बना देता है, ठीक है, या कोई यूं करके बना देता है, तो लगभग ये उसी सराउंडिंग में पैटर्न जो है वो चल रहा है। अच्छा ये बात तो ठीक है, समझ में आती है कि उसने 28 बाई 28 के इस रीजन के अंदर क्या कर लिया, उस चलते हुए पैटर्न को क्या किया,
मैप किया जो हॉरिजॉन्टल ही था। लेकिन अगर क्या हो, अगर ये हो जाए भाई कि ये जो 3 है, अभी मैं ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट की बात कर रहा हूं, ये 3 इमेज में यहां पर आ जाए, तो अब वेक्टर में पैटर्न कहां चला जाएगा? लेकिन इसका मतलब ये है कि अब वेक्टर में उसी रीजन में वो पैटर्न नहीं आ रहा, लेकिन कहीं और आ रहा है। तो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट इसी बात को कहते हैं कि अगर वो पैटर्न इमेज में कहीं और भी रिपीट हो रहा है तो वो पकड़ लेगा उसको। न्यूरल नेटवर्क जो है वो क्या कर लेगा, उसको स्टिल कैप्चर कर लेगा अगर वो इमेज में अपनी जगह क्या कर ले, चेंज कर ले। इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। इसमें साइज इनवेरिएंट भी होता है। क्या? यानी ये 3 जो बड़ा है, अगर ये 3 क्या हो जाए, साइज में छोटा हो जाए, ये पकड़ा जाएगा। ये रोटेशनल इनवेरिएंट भी होता है कि 3 जो है वो अभी यूं लिखा हुआ है, पर मैं 3 को क्या कर दूं, अगर यूं कर दूं, रोटेशन दे दूं, तो रोटेशनल इनवेरिएंट भी ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब यहां पर बात हो रही है आफ्टर लर्निंग, सुनो भाई, आफ्टर लर्निंग अ सर्टेन पैटर्न इन अ लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अ पिक्चर, अ कन्वेंट कैन रिकॉग्नाइज इट इन एनीवेयर। वो कहीं पर भी उसको क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर में अगर पाया गया तो कर लेगा। अ डेंसली कनेक्टेड मॉडल वुड हैव टू लर्न द पैटर्न अ इट इफ इट अपीयर्ड इन अ न्यू लोकेशन। अगर ये डेंस लेयर होती, सुनो भाई बात, अगर ये डेंस लेयर होती तो फिर फंस जाती, डेंस लेयर होती तो फिर उसको दोबारा से उसकी लर्निंग करनी पड़ती। लेकिन कन्वोल्यूशन जो है उसको पकड़ लेता है, बिकॉज द विजुअल वर्ल्ड इज फंडामेंटली ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट। क्योंकि जो दिखाई देने वाली दुनिया होती है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। एक चीज जो आप कहीं देख लेते हैं वो कहीं और आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। they can learn special hierarchies of pattern। अब यहां पर देखो, बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं, ऐसी इमेज देते हैं। क्या देते हैं? ऐसी इमेज इनपुट दी, इनपुट इमेज से क्या निकलते हैं भाई, कन्वोल्यूशन क्या निकालता है, एजेस निकालता है। क्या निकालता है? एजेस निकालता है। और उन एजेस में से फिर अगली लेयर में जाता है तो ये मार्क करने की कोशिश करता है कि ये जो एजेस है ये आंख की एज है, नाक की एज है, कान की एज है, और फिर हमारे लेबल को देखता है कि इंसान है या कुत्ता है। ठीक है भाई, इंसान है। ठीक है, तो हर दफा हर लेयर में से इस तरह क्या होती जाती है, एजेस जो है वो फिल्टर होती जाती हैं, और आखिर में जाके वो डिसाइड कर लेता है कि भाई ये कान बन गया है, ये नाक बन गई है, और ये आंख बन गया है। एंड दिस पैटर्न, इस टाइप का कान, इस टाइप की आंख, इस टाइप की नाक, ये क्या है भाई, बिल्ली है। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन फेस के लिए भी काम करता है। ठीक है, सी मैं यहां दिखाता हूं कुछ इमेजेस में से, आपको आइडिया होगा। देखो जरा क्या होता है। अभी पहले स्टेज में कुछ एजेस मार्क करी उसने। आप बोलेगा तो अच्छी भली तस्वीर दी, ये क्या कर दिया, तो वो तो हमारे लिए अच्छी भली तस्वीर थी ना, वो अपने हिसाब से चलेगा। आखिर में क्या गया, उसने फीचर से क्या बना लिए, आंख, कान, नाक, ये क्रिएट कर लिए, फिर कंप्लीट फेस क्रिएट कर लिया, और आखिर में क्या हो गया भाई, फुल फेस हमने मार्क करा दिया कि भाई ये जो फेस है वो फला बंदे का है या किसका है। हम अपनी तस्वीरों में भी देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे, या हमारे पास गूगल फोटोज में तस्वीर पड़ी है, तो आप एक बार मार्क कर दें, अब आप तस्वीर में कहीं भी छुपे होते हैं, वो आपको क्या कर लेता है,
आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वो ट्रांसलेशनल, रोटेशन, साइज, इनवेरिएंट सारे काम जो है वो क्या कर रहा है। उसी तरह है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल बना हुआ है, ऑब्जेक्ट में आपने फेस बता दिया है, उस ऑब्जेक्ट को वो क्या कर लेता है पूरी इमेज में। अब वो वैसे काम नहीं कर रहा होता जैसे हम देख रहे हैं यार ये खड़ा हुआ ये खड़ा हुआ, मॉडल है जो, मॉडल तो वही कर रहा है भाई, सीधा उसने एजेस निकाली, पैटर्न निकाले, पकड़ के सीधा कर दिया, घुसा दिया मॉडल को, निकालो बताओ कहाँ है इसमें। वो हमारी तरह थोड़ी देख रहा है। और इट ऑल सारे के सारे क्या है, नंबर 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 नंबर। ठीक है, तो कभी कभी बैठ के सोचता हूँ यार ये हो क्या रहा है, हम लोग कहाँ जाके रुकेंगे। चलो अच्छा भाई, कुछ चीजें हमने परफॉर्म की हैं, ये हमारा ओरिजिनल इनपुट है, ये हमारा फिल्टर मैप फिल्टर है। फिल्टर के बाद क्या हुआ जी, एक फीचर मैप निकल आया। ऐसे हमने कितने निकाले, 32, 64, 128, 256, ये सारे निकाले। क्या क्या चीजें होती है कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर, सुन लो भाई। साइज ऑफ द पैचेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट, क्या साइज होगा भाई, टिपिकली 3x3, 5x5, यानी फिल्टर मैप का साइज। डेप्थ ऑफ द आउटपुट फीचर मैप, कितने निकालने हैं, 32 निकालना है, 64 निकालना है। देन यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये हमारा इनपुट फीचर मैप है और इससे हमारा 3D पैचेस हैं, यानी काम कर रहे हैं, आउटपुट हमारा जो है वो निकलता जाता है ट्रांसफॉर्म होके। बॉर्डर इफेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है भाई, बॉर्डर इफेक्ट एंड पैडिंग क्या होता है भाई, वही आखिर में क्या बच जाता है, हर दफा साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप पैडिंग यस कर देंगे, पैडिंग ट्रू कर देंगे, तो फिर क्या होगा, साइज जो है वो सेम होगा। अच्छा ये बात मैंने बताई थी कि हम अपना कर्नल जो है वो ऑड नंबर में रखते हैं, क्यों, ताकि कर्नल जब इस पे यूं चलेगा तो कैलकुलेट करके सेंटर सेल की वैल्यू लाएगा, हर दफा सेंटर सेल की वैल्यू जो है वो लेकर आएगा। ये बात समझ आ रही है। अंडरस्टैंडिंग कन्वोल्यूशनल स्ट्राइड्स। अब देखो क्या होता है, अब हमने देखा कि हम डाउन सैंपलिंग कर रहे हैं, सुनो बात तवज्जो से, डाउन सैंपलिंग कर रहे हैं यूजिंग मैक्स पूलिंग। इस चीज की मूवमेंट, फिल्टर मूवमेंट यूं चलता है हॉरिजॉन्टली, फिर आता है नीचे, फिर हॉरिजॉन्टली, फिर एक सेल नीचे, वो उसी को क्या कहते हैं, स्ट्राइड, यानी सरकना, विंडो सरकाते हैं ना। अब ऐसा होता है, जरा सुनो, इमेज साइज 28x28 का ना हो, इमेज साइज 100x100 का हो, यानी बड़ी इमेज हो, इतनी बड़ी इमेज ना हो बल्कि बड़ी इमेज हो। तो अगर 100x100 की इमेज है तो क्या होने वाला है भाई, अगर मैं 3x3 का फिल्टर चलाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड विल जनरेट अ लॉट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ वेट्स बढ़ेंगे, क्यों, नंबर ऑफ वेट इमेज साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, तो कर्नल में 9 है तो 9 ही रहेंगे, इमेज उतनी ही है, 9 वेट है तो 9 ही चलेंगे ना। अगर मैंने 64 निकाले तब बढ़ेंगे, 32 निकाले तब बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है इमेज बड़ी है, 3x3 जो है ना वो छोटा पड़ जाएगा, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, या फिर इमेज के अंदर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगर बहुत छोटा है, इमेज बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसे कहते हैं जो हमारा अंडर कंसिडरेशन होता है। मैं किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कराना चाह रहा हूँ इमेज में कि भाई इस आदमी ने मास्क पहना है नहीं पहना, हेलमेट लगाया है नहीं लगाया, आजकल चल रहा है ना सड़कों पे, तो वो उनका कैमरा क्या करता होगा, अब उसका ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूरी बॉडी नहीं है, ये गाड़ी में नंबर प्लेट है और बंदे में क्या है भाई, हेलमेट है बाइक पे। तो अब अगर इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत छोटा है, तो फिर अगर मैं छोटे छोटे फिल्टर लगाऊंगा तो भाई बहुत सारा इमेज का एरिया हमारे लिए क्या है, फारिग है, खाली वो चलता रहेगा, वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो इन सारी बातों को सोच के आपने डिसाइड करना होता है कि यार हम जो है वो किस तरफ जाएं, साइज कितना रखें। अब बहुत छोटा कर दिया प्रोसेसिंग बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बड़ा कर दिया
तो फिर जो है ना वैल्यू जो है ना वो सारा मसला कर जाएंगी। इसी तरह मैक्स पूल में हमने 2 का साइज रखा है 2x2 का। अब 2x2 का साइज अगर 100x100 में रखूंगा तब भी क्या होगा, बहुत सारी लेयर्स चलेंगी। 100 से आएगा किसके ऊपर, 98 पे, 98 से आएगा आधा हो जाएगा, आधे होने के बाद फिर उसके 2 पिक्सल का 46 पे आएगा, फिर 23 पे जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह लेयर बाय लेयर चलता जाएगा। तो अब ये सोचना है, अब आर्किटेक्चर वाला यही डिसाइड करते हैं कि यार बेस्ट रिजल्ट किस पे आ रहा है, 2 लेयर के बाद मैं स्पूल लगा दूं, हर लेयर के बाद लगा दूं, क्या करूं। नंबर 2 स्ट्राइड। अच्छा, टोटल रैंडम शुरू में रहता है, लेकिन जब आप बहुत अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं ना तो फिर आपकी एक इंट्यूशन डेवलप होना शुरू हो जाती है कि व्हाट विल बी द बेस्ट। एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज होती है ना। मैं आपसे पूछूं यार मैं क्या करूं, आप बोले ये कर लें, मैं कहूं क्यों कर लो, कह रहे बस कर लो, कह रहा हूं। वो अब आपका इंट्यूशन है, कर लो और वो काम हो भी जाता है। समझा नहीं सकते आप, है ना, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस होता है जो बोल रहा होता है, मुझे वो आप समझा नहीं सकते लेकिन होगा वैसे। तो स्ट्राइड क्या होता है, स्ट्राइड के थ्रू भी हम इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर स्ट्राइड 1x1 चल रहा है तो इमेज साइज 28 से 26x26 का आया, लेकिन अगर स्ट्राइड का साइज मैं 2 कर दूं, यानी अब वो एक विंडो से यूं नहीं सरकेगा बल्कि 2 सेल्स छोड़ के आगे, 2 पिक्सल छोड़ के आगे जाएगा, तो अल्टीमेटली साइज डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, 26 पे नहीं, अब 2 छोड़ के जा रहा है तो 13 पे आ जाएगा। तो एक ही बार थोड़ी छोड़ेगा, हर दफा 2 छोड़, एक ज्यादा छोड़ रहा है, तो 26 के बजाय आप किस पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, अब ये आपको खुद देखना है अपने डेटा को देख के कि यार मैं क्या करूं, क्या करूं। तो स्ट्राइड में मैक्स पूलिंग ऑपरेशन हमने देख लिया है कि वो किस तरह से जो है वो निकाल लेते हैं। एंड इनकरेक्टली स्ट्रक्चर मिसिंग द मैक्स पूलिंग लेयर। अगर मैक्स पूलिंग लेयर ना लगाऊं तो क्या होगा, तो अब देखो, अब हमने डेंस लेयर लगाई थी जब हमारा आउटपुट रिड्यूस होके 3x3 पे रह गया था, ठीक है। अब अगर सोचो 28x28 की इमेज है, पहले आई 26 पे, मैक्स पूल नहीं लगाया तो आई 24 पे, फिर मैक्स पूल नहीं लगाया तो आई, कितनी लेयर बनेगी 3x3 तक जाने में, और हर लेयर में क्या हो रहा है, कहीं 256, कहीं 164, कहीं 32 आप फीचर मैप निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ पैरामीटर विल बी गो टू 7,12,000 पे चले गए। कितनी लेयर में, 1, 2 और 3 लेयर में, 3 कन्वोल्यूशन जो है, ये तो बहुत कम ही है, 3 कन्वोल्यूशन में 6 लाख ये बनकर, और आखिर डेंस में जो है वो ये 22 पे रोक दिया, खाली 22 पे रोका तो कितने पैरामीटर हैं, इतने पैरामीटर जनरेट होंगे। अगर मैं इसको जाके 3x3 पे रोकूं तो 4x4 पे रोकूं तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, करोड़ों में चले जाएंगे, करोड़ों से भी ज्यादा निकल जाएंगे मुझे लग रहा है, मतलब कई करोड़ों में चले जाएंगे। चलो चेक कर लेते हैं ना यार कितने में जाएंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ एक मॉडल ले लेता हूं, ये मॉडल ले लिया, और इधर जो है क्या किया भाई, कहां जाके रुकना है भाई, कितनी लेयर हो गई हमारे पास, अभी 3 पे आ रहा था 22 पे, और यहां हमने लगा दी है 3 पे 22, यहाँ कितना हो जाएगा 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, बस 4 पे रोक देते हैं। अब समरी चेक कर लेते हैं, फिल्टर साइज सेम रखा है, ठीक है, फिल्टर उतने ही रखते हैं, फिल्टर से ही बढ़ते हैं भाई, फिल्टर उतने ही रखते हैं खाली। हम क्या करते हैं अभी, मॉडल डॉट समरी, तो समरी में हमने देखा कितने हो गए भाई,
11 मिलियन 16 यानी 1,16,784 पैरामीटर हो गए। ये भी इस सूरत में कि सारे के सारे 128 चलाए मैंने। अगर ये बढ़ा दूं 32 128 फिर 256 512 1024 2048 4096 8192 बस अब इसको 8192 पे रोक छोड़ देते हैं। देखो समरी निकालने में गया उसे काम हो गया। अभी थोड़ी देर में मैसेज आएगा, पागल हो गया क्या? अच्छा देखो, ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको कर इसलिए रहा हूं कि बात फिर जहन में रहेगी, ठीक है ना, कि यार देखो ये होता है, बात करके गुजर जाएंगे, सुनी हुई बात तो भूल जाता है बंदा। ये हो गई देखो मॉडल की समरी। अभी नहीं ना, चला ही नहीं बेटा, पुरानी आ रही है मॉडल डॉट समरी 28 26 13 11 5। भाई पुरानी वाली आ रही, कौन सी आ रही भाई? ये मॉडल नो मैक्स पूल है यार। अब आ जाओ, कितने हो गए भाई? अल्लाह खैर। 22 करोड़ नहीं भाई, और ज्यादा है। 2,61,38,38,314 पैरामीटर। अगर ये मॉडल मैंने चला दिया तो पिघल चुका होगा सिस्टम, इतना गर्म हो जाएगा प्रोसेस करते हुए। अच्छा, तो बेसिकली जो मैक्स पूल का आइडिया लगाया वो यही सोच के लगाया कि भाई बड़ी इमेज अगर होगी तो अगर मैं उस सारे को स्टेप बाय स्टेप करता हुआ आऊंगा तो ये तो कैलकुलेशन जो है वो आउट हो जाएगी, हम नहीं कैप्चर कर पाएंगे उसे, सिस्टम नहीं कर पाएगा। अच्छा अब हाँ नहीं, इसके दो मतलब है। अगर डेटा भी उतना ही रिच है तो फिर तो उतना बड़ा मॉडल समझ में आता है, लेकिन अगर डेटा थोड़ा है और बड़ा मॉडल है तो वो तो एक ही निवाले में हड़प हो जाएगा, मॉडल ओवरफिट है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी यही है कि डेटा बहुत रिच है और मॉडल बड़ा छोटा है तो फिर वो अंडर ट्रेनिंग होगा, ओवर ट्रेन तो नहीं होगा, अंडर फिट होगा। ठीक है, और चलो आगे चलते हैं। अब यहां से आगे हम एक काम करते हैं, ट्रेनिंग कन्वोल्यूशनल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच ऑन अ स्मॉल डेटा सेट। इसका क्या मतलब है यार? अभी तक हमने जो कन्वोल्यूशन ट्रेन किया, जरा सुनो इस बात को, उसके अंदर हमारा डेटा तो रेडीमेड था, हमने खाली एमनेस को बोला लोड कर दो, उसने वेक्टर सेक्टर बना के नंबर की सूरत में डेटा दे दिया। स्क्रैच से ट्रेनिंग कैसे होगी कि अब रॉ फॉर्म में मेरे पास क्या पड़ी हो, तस्वीरें पड़ी हो मेरी हार्ड ड्राइव पे या कहीं पर भी, और मैं उन तस्वीरों को क्या करूं, लोड करूं। वो भी सारी चीज देखेंगे ना कि वो उन तस्वीरों को लोड करूं, लेबल करूं, एनोटेट करने के बाद फिर डेटा में दूं और फिर काम करूं। तो ये वाला हमारा रियल केस है। अभी तक तो हमने कन्वोल्यूशन पे तवज्जो दी, अब हम ऑपरेशंस पे तवज्जो देंगे। ठीक है, कि भाई ये ऑपरेशन कैसे होगा, कि डेटा कैसे लोड होगा।
देखो यहां पर आपको कुछ पहले बताता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, having to train an image classification model using very little data is a common situation। हाँ, कम डेटा होना एक कॉमन सिचुएशन है, which you will likely encounter in practice if you ever do computer vision in a professional context। जब कह रहे हैं a few samples, few का मतलब है anywhere from 100 to a few tens of thousands of images, 100 से लेके कई हजार इमेजेस भी अगर हैं तो वो भी few कहलाती है, कन्वोल्यूशन में वो भी few कहलाती है। As a practical example, we will focus on classifying images as dogs or cats in a dataset containing 5,000 pictures of cats and dogs। 2,500 cats और 2,500 dog होंगी। We will use 2,000 picture for training, 1,000 picture for validation and 2,000 for testing। अच्छा, ये जो डेटा सेट है ना, सुनो भाई, बात सुन लो, फिर रह जाओगे बातों में लगोगे तो। ये डेटा सेट जब डाउनलोड करेंगे तो वी विल फाइंड देयर कि वहां 50,000 इमेजेस हैं। कितनी? 50,000 इमेजेस में दो फोल्डर बने हुए हैं, ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का। ट्रेनिंग के फोल्डर में दो फोल्डर बने हुए हैं, एक कैट का फोल्डर और एक डॉग का, और टेस्टिंग के फोल्डर में भी दो फोल्डर बने हुए, कैट का और डॉग का। तो 2,500 यानी 25,000 टेस्टिंग में, 25,000 ट्रेनिंग, 12,500 कैट्स और 12,500 डॉग। फिर इस तरह टेस्टिंग में भी 12,500 कैट और 12,500। लेकिन हमें वो सारा डाटा नहीं लेना, हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं वेयर वी हैव वेरी लो अमाउंट ऑफ डाटा, तो हम उस डाटा में से लोड ही क्या करेंगे, कम डाटा लोड करेंगे, ताकि हम उस सिचुएशन में आ जाएं जहां हमारा मॉडल सही ट्रेन ना हो रहा हो। तो फिर हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब होता क्या है, आगे चलते हैं। देखो, इन दिस सेक्शन वी विल रिव्यू वन बेसिक स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी होगी टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ट्रेनिंग अ न्यू मॉडल फ्रॉम स्क्रैच, कि मैं नया मॉडल बनाऊं। व्हाट लिटिल डाटा यू हैव, जो भी आपके पास थोड़ा डाटा है, मैंने उसके लिए नया मॉडल बनाना है। We will start by namely training a small convolutional network on 2,000 samples without any regularization। कोई regularization टेक्निक नहीं लगाएंगे। regularization का जिक्र करा है हमने पहले। To set a baseline for what can be achieved, बगैर कोई मेहनत किए एक बेसलाइन मॉडल, सिंपल सा मॉडल बनाएंगे कि भाई क्या अचीव होता है। दिस विल गेट अस टू अ क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी अबाउट 70%, हो सकता है 70 तक आ जाए एक्यूरेसी। At that point the main issue will be overfitting, के मॉडल ओवरफिट हो रहा होगा। Then we will introduce data augmentation। क्या करेंगे? डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे। डेटा ऑगमेंटेशन हम पहले भी कर चुके हैं। टेबुलर डेटा में हमने स्मार्ट के थ्रू क्लास बैलेंस किया था, ठीक है, सिंथेटिक डेटा जनरेट किया था। इमेजेस की सूरत में ये क्या कहलाता है? डेटा ऑगमेंटेशन कहलाता है। नहीं, डुप्लीकेट नहीं, कुछ ना कुछ तस्वीर के साथ जो है वो काम करा जाएगा। एक तस्वीर हमारे पास सीधी है, उसकी थोड़ी टेढ़ी तस्वीर ले लेंगे, उल्टी तस्वीर ले लेंगे, तस्वीर बीच में है कॉर्नर, जैसे वही ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट, साइज इनवेरिएंट, रोटेशनल इनवेरिएंट, थोड़ा तस्वीर को शिवर कर देंगे और सारी चीजें जो है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ बता रहे हो, पूछ रहे हो? वहां मीन निकलता था, और टेबुलर डेटा था ना, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम होता था। यहाँ इमेज का डेटा है, यहाँ इमेज के पिक्सल को थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंजेस उसके अंदर लेके आएंगे। अभी देखते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या है? कम डेटा पे मॉडल ट्रेन किया, ओवरफिट हो गया। पहला सॉल्यूशन क्या है? अभी जिक्र किया ना, ऑगमेंटेशन। याद रहेगी बात, ऑगमेंटेशन। ये पावरफुल टेक्निक है डेटा को ओवरफिटिंग से निकालने के लिए। वी विल इंप्रूव मॉडल टू रीच एक्यूरेसी 70 से 85% पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑगमेंटेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन वी विल रिव्यू टू मोर इसेंशियल टेक्निक्स फॉर अप्लाइंग डीप लर्निंग टू अ स्मॉल डेटा सेट। फीचर एक्सट्रैक्शन विद प्री ट्रेन्ड मॉडल।
कोई प्री ट्रेन मॉडल लेंगे, वही फाइन ट्यून वाली बात कर रहे हैं, कोई प्री ट्रेन मॉडल लेंगे और उसकी लर्निंग को ट्रांसफर करेंगे, इसको कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग, फीचर एक्सट्रैक्शन या ट्रांसफर लर्निंग। वी विल गेट टू 98.5 पे पहुंच जाएंगे। टुगेदर दीज थ्री। अच्छा, दूसरी होगी हमारे पास फाइन ट्यूनिंग का प्री ट्रेन मॉडल। तो कितनी टेक्निक हो गई? ऑगमेंटेशन, ट्रांसफर लर्निंग और फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग, ट्रांसफर लर्निंग का दूसरा नाम क्या है? हाँ, फीचर एक्सट्रैक्शन। क्या है? फीचर एक्सट्रैक्शन, फाइन ट्यूनिंग। वैसे तो मैं दोनों को ट्रांसफर लर्निंग ही कहता हूँ, लेकिन अभी पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगा ना। अब आगे चलते हैं हम काम करने के लिए। सबसे पहले देखो, डाउनलोडिंग द डेटा। कैगल के इस लिंक पे जाना है हमने। क्या करना है? कैगल के इस लिंक पे जाना है। लेकिन ये लिंक जो है, ये लिंक है कंपटीशन का। चलो देखते हैं चल के। कंट्रोल क्लिक कर दें, ले जाएगा। लिंक शेयर कर दूं? ठीक है, ये है हमारे पास डेटा। और ये कितना बड़ा डेटा है? तकरीबन 1 GB का होगा ये, लगभग 853 MB का है। अगर हम इसे अभी डाउनलोड पे लगाएंगे तो शायद वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन चलो ठीक है। आपने करना क्या क्या है देखो। हम खुद बनाएंगे। बनी तो है, टेस्ट ट्रेंड दोनों बने हुए हैं, साइड नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। साइन इन करता हूँ पहले तो। देखो यहाँ पर लाइसेंस के नीचे सब्जेक्ट टू कंपटीशन रूल्स आ रहा है। ये मेरे पास आ रहा है, यू हैव एक्सेप्टेड द रूल्स फॉर दिस कंपटीशन, गुड लक। आप लोग देखो, आपके पास रूल एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। डेटा में, यहाँ डेटा में नीचे ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कंपटीशन रूल्स। क्लिक किया तो रूल वाले टैब पे आ गए। रूल टैब पे यहाँ कहीं आ रहा होगा एक्सेप्ट कंपटीशन। अच्छा, जब कंपटीशन को एक्सेप्ट करने जाओगे तो वो कहेगा वेरीफाई करो अपने आप को। तो आपको अपना मुंह देना पड़ेगा कैमरे के आगे। तो बस जैसा भी हो दे देना। डेटा बढ़ाना होगा ना। ह्यूमन वाला यार। किसी के पास आ रहा है, दिखाओ जरा, मैं देखूं। तो मेरे पास एक्सेप्ट हुआ है। ये क्या?
तो कहीं और से भी डाटा डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट कंपटीशन। ये करवा ताकि डिलीवरी बात नहीं, हमारे काम लेट करते हैं। प्रोसेस आगे बढ़ा। $10,000 मिलेगा। अच्छा, हुआ है तो ये कहता है भी क्या क्या करना है आपको। Kaggle makes available on easy to use API programmability download Kaggle hostage। तो ये Kaggle कंपटीशन डाउनलोड सी, ये आप मैंने कॉपी किया इसको, ठीक है, और यहाँ पर अपनी नोटबुक में
मैं अलग से नोटबुक चला रहा हूँ, वो वाली नहीं इस्तेमाल करता हूँ, उसमें हुआ है, ताकि हमें प्रोसेस जो है वो पता चल जाए। हमें अच्छा, आपने देखो एक चीज भूल गया मैं, आपने कैगल की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके अपनी एपीआई की डाउनलोड करनी है। यस, यहाँ नीचे आ जाएं, एपीआई, जनरेट, नहीं की नहीं आ रही, क्रिएट लेगेसी एपीआई की, ये किया मैंने, कंटिन्यू, तो ये एक जेसन फाइल आ जाएगी। ये जेसन फाइल आप डाउनलोड में पढ़ लेने चले, ठीक है। ये जेसन फाइल जो है, बल्कि एक काम करो, आप लोग वेरीफाई करा लेना, मैं एक बार इस पूरे प्रोसेस को जो है ना अगले सेशन में हम एक इकट्ठी करेंगे, फिर आधा रह जाएगा अभी। अच्छा, वो वेरिफिकेशन में आपके पास मैसेज वगैरह आ जाएगा शायद, अदरवाइज वो यहाँ पर अभी एक कैमरा पॉपअप भी खुल जाएगा, अपना फेस जो है उसको दे देंगे कि आप ह्यूमन है, रोबोट नहीं है, तो वो आपका फेस लेके जो है ना वो आपको वेरीफाई कर देगा। सही है।